तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती उभर रही है। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में 4 अलग अलग मोर्चों ने लड़ाई शुरू कर दी है। यानी आतंकी तालिबान के सामने खड़ा हो रहा है क्रांतिकारी अफगानिस्तान। तालिबान शांति प्रिय होने का नाटक कर दुनिया में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में लगा है। आतंकी संगठन की ओर से लगातार महिलाओं को अधिकार देने, मीडिया को स्वतंत्रता देने, आवाम को सुरक्षा देने के भरोसे दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान की सड़कों पर आतंकी तांडव जारी है। महिलाओं को हिजाब में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं, सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक और तालिबान दुनिया को संदेश दे रहा है कि वो डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन दूसरी ओर भारतीय डिप्लोमेट्स के घर तलाशी और उनके वाहनों को जब्त करने की खबरें भी हैं। इतना ही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है। लोगों को अपने वतन का झंडा फहराने की आज़ादी भी नहीं है और ऐसा करने वालों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन तालिबान को इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अमरुल्लाह सालेह की शक्ल में उनकी ओर बढ़ रही है। सालेह ने 3 अलग अलग विद्रोही गुटों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। इनमें पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर शामिल हैं। इस लड़ाई की शुरुआत की गई है मज़ार शरीफ और काबुल को जोड़ने वाले पंजशीर से, जहां तालिबानी आतंकियों को खदेड़कर कब्जा किया जा चुका है। अमरुल्लाह सालेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करके तालिबान के खिलाफ लड़ाई का एक नया प्लान तैयार किया है। इसमें उनका साथ सेना का वफादार तबका दे रहा है, तो 3 विद्रोही गुटों ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई के लिए हामी भर दी है। आने वाले वक्त में अगर तालिबान की सत्ता का सिंहासन डोलने लगे तो इसमें ताज्जुब नहीं होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बिगड़ रहे हैं। आने वाले समय में तालिबान वाला अफगानिस्तान दाने दाने को मोहताज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान पर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए उस पर ताबड़तोड़ नकेल कसी जा रही है। नए घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। IMF ने तालिबान के लिए इमरजेंसी फंड का रास्ता बंद कर दिया है। दरअसल IMF अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नजरिए से चलता है। अफगानिस्तान में सरकार की मान्यता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अभी किसी तरह की स्पष्टता नहीं है और इसीलिए अभी अफगानिस्तान SDR या अन्य IMF रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। IMF ने 46 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इमरजेंसी रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी है। अब मुश्किल यह है कि 20 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में वापसी तो कर ली है, लेकिन आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। शफीकुर रहमान बर्क और सज्जाद नोमानी जैसे और भी कई लोग हैं जिनको अफगानिस्तान पे प्यार आ रहा है। कोई लोग तालिबान को सलाम पेश कर रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कराया है। इसी बीच यूपी के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो क्रूरता आप देख रहे हैं वो हम भारत में कई सालों पहले से ही देख रहे हैं। यहाँ पहले रामराज था, अब कामराज है, जिसका बहुत ही करारा जवाब CM योगी ने दिया। उन्होंने कहा वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बढ़ती जा रही है, बच्चों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है, वो सभी देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। CM योगी ने कहा कि ये चेहरे समाज के सामने एक्सपोज किए जाने चाहिए। ये लोग महिला कल्याण की बात करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने भी तालिबान का समर्थन किया और कहा कि इस बार तालिबान बदल कर आए हैं। भारत सरकार को भी उनसे बात करनी चाहिए और उनको मान्यता देनी चाहिए। आपको बता दें कि मुनव्वर राना पहले भी ऐसे मसलों पर विवादित बयान दे चुके हैं। वहीं अगर तालिबान से जुड़े मुद्दों की बात की जाए तो हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी विवादित बयान दिया था। उसके बाद सज्जाद नोमानी ने उनको सलाम किया। फिर राणा जैसे लोग अफगानिस्तान में होने वाली क्रूरता की तुलना हिंदुस्तान से कर रहे हैं और मसूद मदनी कह रहे हैं कि तालिबान सही है, सारी गलती अमेरिका की है। इस समय अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ आतंक का कब्जा है। वहाँ के लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं वो देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ तालिबानी लवर्स लगातार 2 दिनों से बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी सोच दिखा रहे हैं। इसी का करारा जवाब यूपी के CM योगी ने दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है।
पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में होगी और इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया जाएगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईसी को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे। पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि भाजपा का आरोप था कि उनसे इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा ने एक सूची तैयार की थी। सूची के मुताबिक चुनाव के बाद हत्या, हिंसा और आगजनी, लूटपाट की 273 घटनाएं हुई थी। बता दें कि बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक झटके की तरह है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं ने खुशी जाहिर की है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं ने नाखुशी जाहिर की और कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था के किसी मामले में अगर सीबीआई जांच करने आती है तो यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था के क्षेत्र में दखलंदाजी होगी। बिहार में आरजेडी के नेता तेजप्रताप यादव ने आरजेडी के ही प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। तेजप्रताप ने जगदानंद पर जमकर निशाना साधा है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर जगदानंद पर कार्रवाई नहीं होगी तो वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 2 नेताओं के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्र आरजेडी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजप्रताप ने मांग की है कि जब तक जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इन दोनों नेताओं के बीच पिछले दिनों तब विवाद बढ़ गया था जब जगदानंद सिंह ने आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गगन कुमार को यह पद दे दिया था। उसके बाद दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा बवाल और अधिक बढ़ गया था। आकाश यादव को तेजप्रताप का काफी करीबी माना जाता रहा है। उन्हें पिछले साल मई महीने में छात्र आरजेडी का प्रदेशाध्यक्ष का पद दिया गया था। जब पिछले दिनों राजधानी पटना में छात्र आरजेडी की बैठक हुई थी तब आकाश पोस्टर्स और बैनर्स में छाए हुए थे। इसी पोस्टर में तेजस्वी यादव तक को जगह नहीं मिली थी, जबकि खुद तेजप्रताप का चेहरा पोस्टर में शामिल था। इधर विवाद के बीच जगदानंद ने भी तेजप्रताप पर पलटवार किया। जगदानंद ने कहा कि तेजप्रताप कौन है ये वो नहीं जानते, उनकी इसके प्रति जवाबदेही नहीं है। उनकी जवाबदेही लालू प्रसाद के प्रति है। लालू ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष है। राज्य कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जुलाई 2021 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बुधवार को विधानसभा में 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह 7,301.52 करोड़ रुपए का बजट है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 5,50,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट का 1.33% है। कल ही सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों, रोजगार सेवकों, चौकीदारों, आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया था। अब जल्द ही इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर राज्य भर की आंगनवाड़ी कर्मियों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इस घोषणा के बाद आंगनवाड़ी वर्करों को बड़ी राहत मिली है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज राजस्थान पहुंचे हैं। आगामी 3 दिन का दौरा राजस्थान में रहेगा। अलवर के भिवाड़ी से आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। भिवाड़ी समेत अलवर के कई कस्बों और विधानसभा क्षेत्रों में स्वागत किया गया। उसके बाद कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण में और जयपुर में भी भूपेंद्र यादव का अनेकों स्थान पर स्वागत हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे भूपेंद्र यादव की अगवानी के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, सांसद महंत बालकनाथ, सीपी जोशी, नरेंद्र, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत दूसरे नेता भी पहुंचे। अपनी सभाओं के दौरान भूपेंद्र यादव और दूसरे नेताओं ने जनसंवाद भी किया। साफ तौर पर आगामी 2023 में होने वाले
राजस्थान के चुनाव के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा गया। भूपेंद्र यादव ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और केंद्र में कांग्रेस पार्टी पर अनेक तंज कसे और आरोप भी लगाए। इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए और 2023 में भाजपा द्वारा सरकार बनाने का दावा किया। भूपेंद्र यादव ने अलवर में कई सारी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि अलवर में ईएसआईसी का क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा। अलवर का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। भिवाड़ी में स्थित ईएसआईसी अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ेगी और बहरोड में ईएसआईसी डिस्पेंसरी का भूमि पूजन अगले 1 माह में हो जाएगा। अगले 2 दिन तक भूपेंद्र यादव राजस्थान में ही रहेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कई शहरों और कस्बों का दौरा करेंगे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत किया जाएगा। साथ ही जनसंवाद में भाजपा नीति सरकार की अनेक योजनाओं को आम जन के सामने रखेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्टेशन इलाके के जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। स्टेशन क्षेत्र के वासियों को 50 करोड़ रुपए की दी सौगात। कोटा शहर के पटरी पार इलाके को अब बाढ़ के पानी से जल मुक्ति मिल जाएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा में स्टेशन व पटरी पार क्षेत्र के उन इलाकों का दौरा किया जहां बीते दिनों भारी बारिश के चलते जल भराव हो गया था। मंत्री धारीवाल ने मौके पर पहुंचकर कोटा नगर निगम और नगर विकास न्यास की ओर से पटरी पार क्षेत्र में पानी की निकासी को लेकर बनाए गए प्रोजेक्ट का मौके पर अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री धारीवाल ने दावा किया कि करीब 50 करोड़ की लागत से पटरी पार क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न नालों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही क्षतिग्रस्त हुए नालों की मरम्मत का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। मंत्री धारीवाल आज कोटा में पटरी पार क्षेत्र के जनकपुरी, आदर्श नगर, माला फाटक, चंद्रशैल सहित उन तमाम इलाकों में पहुंचे जहां बीते दिनों भारी बारिश के चलते जल भरा हुआ था। मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि स्थानीय लोगों की राय लेकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है ताकि आने वाले 100 साल तक जल भराव जैसी समस्या से निजात मिल सके। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री साले मोहम्मद बज्जू क्षेत्र के दौरे पर रहे। बज्जू में उन्होंने जनसुनवाई भी की, साथ ही साथ संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा भी की। साले मोहम्मद ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है आम आदमी के काम समय पर हों। जो ऐसे प्रकरण हैं कि बिना वजह देरी की जा रही है उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो इधर पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने दम दिखाया। दरअसल उनके पिता की पुण्यतिथि पर हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में खासी भीड़ जुटी। डूडी ने कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं, किसी गुटबाजी में नहीं हैं। उनका गुट कांग्रेस ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके नेता है। एक सवाल के जवाब में कि वो किस नेता के साथ हैं, उनका कहना था कि वे हमेशा कार्यकर्ता की बात करते हैं। पार्टी और जनता की वजह से खूब मौके मिले हैं। विधायक, सांसद और प्रतिपक्ष नेता तक रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी से बड़ा कुछ है। मेरी कोशिश यही है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान बना रहे और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता रहूँगा। जोधपुर संभाग के लिए गुरुवार का दिन बड़ा ही दुखदायी दिन रहा, जहां पर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के बालेसर में 12 लोगों ने आत्महत्या कर जान दे दी। जोधपुर के बाड़मेर में जहां पर 7 लोगों ने जान दी, तो जैसलमेर में भी एक विवाहिता ने 2 बेटियों के साथ टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। बालेसर में भी एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर समाज को चिंता में डाल दिया है। आखिर इन मामलों को लेकर किस तरीके से उन पर अंकुश लगाया जा सके। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में तो मानो आत्महत्या एक पैटर्न बन गया है। कहीं पर सामूहिक टाके में कूदकर जान देने की घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं पर फांसी के फंदे पर झूलकर ई लीला समाप्त कर दी जाती है। आत्महत्या के करने के सबसे ज्यादा मामले पारिवारिक अनबन और प्रेम प्रसंग के चलते सामने आ रहे हैं। पारिवारिक मामलों में महिलाएं अपने बच्चों के साथ जान दे रही है, तो प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम युवक युवतियां भी साथ मरने की कस्में वादे निभाते हुए अपनी ई लीला समाप्त कर रही है। आज बाड़मेर के धोरी मीना क्षेत्र में 2 हृदय विदारक घटना हुई, जहां पर एक 30 वर्षीय विवाहिता ने अपने 3 माह के मासूम बेटे व 4 वर्षीय बेटी के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। तो इसी क्षेत्र के मीटड़ी गांव में एक शादीशुदा युवती ने अपने प्रेमी के साथ टाके में कूदकर आत्महत्या कर दी। वहीं 2 अन्य मामलों में भी 2 युवकों ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी ई लीला समाप्त कर दी। दूसरी ओर जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र के डेलासर गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक विवाहिता ने अपनी 2 बेटियों के साथ टाके में कूद गई, जिससे तीनों की मौत हो गई।
जोधपुर के बालेसर में भी एक 3 बच्चों की मां ने अपने अविवाहित प्रेमी के साथ खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना के बाद बालेसर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही प्रेमियों युगल के शव को नीचे उतारा है और शवों के पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए। पुलिस स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की महती आवश्यकता है तो आमजन में काउंसलिंग की भी जरूरत है। बाड़मेर में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आज सभी थाना स्तर पर काउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं।